हेलो फ्रेंड्स, आपका आपके चैनल ब्रेन फूड में स्वागत है। इस वीडियो में हम जो बीए प्रोग्राम के जो स्टूडेंट है 5th सेमेस्टर के, उनका जो डिसिप्लिन सब्जेक्ट है हिस्ट्री का, उसके एग्जाम क्वेश्चन एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जानेंगे कि आपसे पेपर में किस टाइप से क्वेश्चन पूछ सकता है और जो क्वेश्चन की लैंग्वेज रहेगी वो किस टाइप से रहेगी। और मैं आपको ये भी बताऊंगी कि किस टाइप से, मतलब मान लो ना आपकी इस पेपर में ना आपके मान लो 9 क्वेश्चन आते हैं, उन 9 क्वेश्चन में से या तो आपको 4 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन इस टाइप से करने होते हैं। वो आपको पहले ही जो इंस्ट्रक्शंस लिखे होते हैं उनमें लिखा होता है। तो आप कभी भी अगर अपना पेपर करने बैठते हैं ना, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ना ये देखा करें ना कि पेपर में आपको कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, और जो क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है वो आपका कितने मार्क्स का है, 15 मार्क्स का है, 20 मार्क्स का है, कितने मार्क्स का है। क्योंकि आप उसी अकॉर्डिंगली अपने माइंड में उन क्वेश्चन के जो स्ट्रक्चर होगा, क्वेश्चन के आंसर का जो स्ट्रक्चर होगा वो बना पाते हैं। तभी हम उसकी उस आइडियाज़ के थ्रू अपने क्वेश्चन की लेंथ को भी रखते हैं, उसकी लैंग्वेज को भी रखते हैं, और पॉइंट्स कितने लिखने हैं ये सब हम एक टाइम पे सोच पाते हैं। इसलिए कभी भी पहले क्वेश्चन पेपर आपको जब मिलता है, तो क्वेश्चन पेपर मिलते ही आप पहले ये चेक करें कि आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने करने हैं। उसके बाद आप ये देखें कि नंबर ऑफ क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली एक क्वेश्चन पर क्वेश्चन कितने मार्क्स का है, कि 20 मार्क्स का है, 15 मार्क्स का, और उस अकॉर्डिंगली फिर उसके आंसर को क्या करते हैं आप स्ट्रक्चर करा करें। तो यही चीज़ें अब इसमें मैं आपको ये भी बताऊंगी ना कि किस टाइप से आपको क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और इनके तरीके से आपको किस टाइप से आंसर का रिप्लाई करना है, आंसर आपको किस टाइप से लिखना है, मैं ये भी आपको बताऊंगी। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थैंक यू बोलना चाहूँगी। जो इससे मैंने प्रीवियस वीडियो मैंने आपको अपलोड करी थी इकोनॉमिक्स की 5th सेमेस्टर की, उस पर आपने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिखाया और उस वीडियो को बहुत बच्चों ने लाइक भी करा है। तो थैंक यू सो मच इस वीडियो के लिए, आपने मेरे को इतना सपोर्ट किया। अब हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आइए अब हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसका जो क्वेश्चन फर्स्ट है आपका, वो है कि विश्व इतिहास क्या है। अब इसमें आपसे सीधे ये क्वेश्चन पूछा है, विश्व इतिहास क्या है। या तो आप इसमें फुल डिटेल में लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें आपके पॉइंट वाइज तो वो आंसर तो बनने वाले नहीं है कि इसमें आप पॉइंट वाइज लिखें। क्योंकि कई क्वेश्चन होते हैं ना जो पॉइंट वाइज लिखते हैं ना, तो ज़्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं। मैं कभी भी आपको मैं यही सजेस्ट करूँगी कि अगर आपके पॉइंट वाइज क्वेश्चन जो बनने वाले होते हैं, उसको कभी भी उन क्वेश्चन के आंसर को आप पॉइंट वाइज ही लिखा करें। क्योंकि उससे ना वो क्वेश्चन ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है, वो आंसर ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है। और टीचर कभी कभी क्या होता है ना कि अगर आपने मेन जो सब पॉइंट होता है, अगर आपने वो अच्छा लिख रखा है और उसके अंदर मान लो कुछ कुछ आपकी कुछ मिस्टेक्स भी हैं, या आपको कुछ मतलब सनवन आपने कुछ गलत भी कर रखा है, तो वो भी टीचर इतना इग्नोर कर देती है। क्योंकि ना जो आपने सब पॉइंट लिखा होता है ना, उसी से टीचर को लगता है कि हाँ बच्चे को नॉलेज है, तो उस अकॉर्डिंग वो फ्लो में चेक हो जाता है आपका आंसर, और आपको अच्छे मार्क्स गेन करने में भी वो आपको हेल्प करता है। तो यही चीज़ कही हूँ कि कभी भी अगर आपका ऐसा क्वेश्चन हो जिसमें आपको पॉइंट वाइज आंसर आप लिख सकते हैं, तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा आप पॉइंट वाइज ही लिखा करें। जिससे कि आपके एक तो अगर मान लो आपने 15 मार्क्स का कोई क्वेश्चन है, 15 मार्क्स में आपने 7 पॉइंट, 8 पॉइंट, 9 पॉइंट इस टाइप से लिख दिया, और उसको अच्छे से एक्सप्लेन करिए। नहीं ओनली पॉइंट पॉइंट लिख दिया और उसको एक्सप्लेन ना करो, उसको अच्छे से एक्सप्लेन किया, तो आपको ज़्यादा चांस होता है अच्छे मार्क्स गेन करने के लिए। तो यही चीज़ मैं सजेस्ट करती हूँ अपने अकॉर्डिंगली, क्योंकि मेरा जितना एक्सपीरियंस है मैं आपको उतना बता रही हूँ कि हाँ, मैंने भी जब एग्जाम देती थी मैं अपने भी, तो मैं इसी अकॉर्डिंग लिखती थी कि कभी भी पॉइंट वाइज क्वेश्चन को लिखते थे ना, तो वो ज़्यादा अच्छा रहता था, अट्रैक्टिव रहता था क्वेश्चन पेपर में करने के लिए। अब इसमें यही लिखा है कि विश्व इतिहास क्या है। तो इसमें आप अब ये देखिए, अब ये इसमें तो आप कोई पॉइंट वाइज नहीं लिख पाएंगे। इसमें क्या, तो आपको पूरा एक तरीके पैराग्राफ टाइप में लिखना पड़ सकता है। तो यही चीज़ है कि इसमें आप पैराग्राफ लिखेंगे कि विश्व इतिहास क्या है। विश्व इतिहास आपने पूरी जो आपकी बुक है आपने उसके बारे में पढ़ा होगा, तो इससे आप कुछ ना कुछ समझते होंगे अपनी लैंग्वेज में। थोड़ा माइंड आप अपना सोचने पे ज़्यादा कंसंट्रेट किया करें, जितना सोचेंगे उतने आपको आंसर मिले करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा तो आप जितना डीप में जाएंगे उतना ही आपको अच्छे से लिखने में भी वो हेल्प करता है आपके। अब इसका क्वेश्चन सेकंड है आपका कि यूरोप और व्यापक विश्व पर प्रथम विश्व युद्ध के परिणामों पर चर्चा कीजिए। अब जो यूरोप और व्यापक विश्व पर, अब जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, इससे तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था वो कब से कब तक हुआ था। इसका मुझे आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना कि आपका जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था वो कब से कब तक हुआ था। अगर जिन बच्चों ने ये बुक पढ़ी, मतलब जिन बच्चों ने अपना सिलेबस पढ़ा होगा, जिनको थोड़ी सी भी नॉलेज होगी, उनको ये तो ज़रूर पता होगा, क्योंकि इसके बाद ही तो आप बता पाएंगे ना कि प्रथम विश्व युद्ध के परिणाम क्या रहे थे। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये कब हुआ था, क्या चीज़ थी आखिर में प्रथम विश्व युद्ध, क्यों किस कारणों से हुआ था, तभी आप इनके परिणामों को जान पाएंगे। क्योंकि जितना आप अच्छे से इसको पढ़ेंगे तो उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो यही है कि जो प्रथम विश्व युद्ध के परिणामों की चर्चा करें, तो मैं आपको इसमें बता देती हूँ कि कैसे कैसे आप परिणामों को लिख सकते हैं। तो इसके परिणाम क्या होते हैं, जब कोई भी युद्ध होता है, आप जानते हैं कि जैसे भी कोई भी युद्ध होगा तो उससे क्या क्या इफेक्ट होते हैं। एक तो युद्ध की व्यापकता, इट मीन्स जैसे आप देखते हैं कि धन की क्षति होती है जब युद्ध होता है, तो उसमें इतना माल पानी मतलब खर्चा होता है बहुत ज़्यादा।
ज़्यादा से ज़्यादा हथियार बनाए जाते हैं। और आपने देख रखा होगा जब युद्ध की स्थिति होती है उस टाइम पे ना ज़्यादा मतलब जो आर्थिक स्थितियाँ होती हैं, मतलब जो सामान बन रहे होते हैं ना हमारे देश के अंदर, वो मतलब खाद्य उत्पादों से ज़्यादा है ना जो हमारे मतलब जो शस्त्र होते हैं वो उसका उत्पादन किया जाता है। आपने इकोनॉमिक्स में भी अपनी पढ़ा रखा होगा कि जब हमारी ऐसी सिचुएशन होती है तो उस टाइम पे क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा हथियारों का उत्पादन किया जाता है, ना कि जो हमारे खाने के प्रोडक्ट होते हैं उनका। और जब हमारी नॉर्मल स्थिति होती है उस टाइम पे हम खाने के प्रोडक्ट का उत्पादन करते हैं। तो यही चीज़ें हैं कि इस टाइम पे एक तो धन की क्षति हो रही थी, राष्ट्रीयता का विकास हो रहा था। जैसे प्रथम विश्व युद्ध हुआ, मतलब राष्ट्रीयता पर विजय हुई थी, राष्ट्रीय संघ की स्थापना हुई थी। अभी राष्ट्रीय संघ की भी स्थापना हुई थी जब आपका जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। उसके बाद आपने देखा होगा कि आपने अगर 12th क्लास की पॉलिटिकल साइंस की बुक पढ़ी होगी तो आपको अच्छे से याद होगा कि राष्ट्रीय संघ के बारे में आपने पढ़ा होगा। तो उसमें आपने ये देखा था कि जब प्रथम विश्व हुआ था तो उसके बाद ही इसका निर्माण हुआ था। और किस लिए हुआ था उसका निर्माण? क्योंकि जो विश्व के अंदर शांति स्थापित करने के लिए वो राष्ट्रीय संघ की स्थापना की गई थी। किस चीज़ के लिए? विश्व में शांति स्थापित करने के लिए। जो युद्ध से जो अशांति फैलती है हमारे देश के अंदर, हमारे विश्व के अंदर, तो उसको ही शांत करने के लिए, मतलब शांत माहौल बनाने के लिए हमारी राष्ट्रीय संघ की स्थापना हुई थी। तो यही चीज़ के बारे में आपको लिखना होगा कि राष्ट्रीय संघ की स्थापना हुई, इसके परिणाम आपको परिणाम बताने कि आपने क्या क्या रिजल्ट देखा जब युद्ध हुआ। तो उसके कुछ तो रिजल्ट दिखे होंगे, कुछ पॉजिटिव रिजल्ट होते हैं, कुछ नेगेटिव रिजल्ट होते हैं, बट रिजल्ट रिजल्ट होता है, चाहे वो आपका पॉजिटिव हो चाहे आपको नेगेटिव हो। जैसे अब ये पॉजिटिव हो गया कि राष्ट्रीय संघ की स्थापना हुई, क्योंकि इससे हमारे देश के लिए, हमारे विश्व के लिए भला हुआ। और ऐसी ही धन की क्षति हुई, तो ये एक नेगेटिव पॉइंट हो गया। तो इस एक से आप लिख रहे। और सैनिक शक्ति का विस्तार हुआ जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ। तो मान लो जैसे कि हमारे यहाँ कोरोना आया था, कोरोना था तो उस टाइम पे हमारी इतनी हेल्थ फैसिलिटीज़ अच्छी नहीं थी। बट जैसे कोरोना आया तो हमने क्या किया, हेल्थ फैसिलिटीज़ को और बढ़ाया, अच्छी से अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज़ होने लगे हमारे देश के अंदर भी। तो यही चीज़ है कि जैसे जैसे हमारी मतलब स्थितियाँ होती है उस अकॉर्डिंग हम अपने आप को क्या कर लेते हैं, ढाल लेते हैं। तो इसी टाइप से जब युद्ध हुआ तो उस टाइम हमारी सैनिक शक्ति मान लो अच्छी नहीं होती, बट उसके बाद विश्व युद्ध हुआ, मतलब प्रथम विश्व युद्ध हुआ, उस टाइम पे फिर विश्व में क्या होने लगा कि सैनिक शक्ति का विस्तार होने लग गया था। अब आप समझ चुके हैं कि प्रथम विश्व युद्ध के परिणामों पर चर्चा करने की इस टाइप से आपको पॉइंट टू पॉइंट लिखना होगा। क्वेश्चन थर्ड आपके राष्ट्रीय संघ क्या है? अभी राष्ट्रीय संघ के बारे में मैंने आपको बताया ही, जैसे मैंने आपको ऊपर के पॉइंटों में बताया कि परिणामों में भी आप लिख सकते हैं कि राष्ट्रीय संघ की स्थापना हुई। तो इसने यही पूछा कि राष्ट्रीय संघ क्या है। तो राष्ट्रीय संघ आपको बहुत अच्छा, मैंने है ना आपको 6 सेमेस्टर के स्टूडेंट का जब मैंने एग्जाम था तो उनकी जब मैंने बनाया था वीडियो, तो उसमें मैंने ना आपको एक स्पेशल है ना संयुक्त राष्ट्रीय संघ के बारे में अच्छे से बता रखा है, एक्सप्लेन कर रखा है। अगर आपको नहीं पता होगा तो वो आप जाके मेरी वीडियो देख लेना, उससे आपको बहुत कम टाइम में ज़्यादा नॉलेज मिल जाएगी। वो बहुत कम टाइम की वीडियो है, 15 कुछ 20 मिनट की वीडियो होगी, ज़्यादा मिनट की वीडियो नहीं है। अगर आपने वो वीडियो देख ली ना तो आपको कहीं से भी आपका इसका कंसेप्ट अनक्लियर नहीं रहेगा, बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और उनकी परिस्थितियों की विवेचना कीजिए जिसके कारण इसका निर्माण हुआ। अब जैसे कि मैंने आपको एक परिस्थिति तो बता ही दी कि इस संयुक्त राष्ट्रीय संघ का निर्माण क्यों हुआ था। जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ तो उससे देश में क्या हो गए थे, मतलब विश्व के अंदर आप मतलब वो कर देना, इग्नोर कर देना जो मैं देश वर्ड बोल रही हूँ। मतलब विश्व के अंदर क्या हो गई थी, अशांति फैल गई थी। अशांति फैली तो इस कारण कि हमारे देश में शांति स्थापित हो जाए, क्योंकि जिस देश की मतलब जिसमें जब विश्व में शांति रहती है तभी हम क्या कर पाते हैं, अपना आर्थिक विकास कर पाते हैं। जैसे आप मान लीजिए आपके देश है भारत में अशांति रहेगी तो आप आर्थिक विकास नहीं कर पाएंगे, कोई भी मतलब हमारा जो अर्थव्यवस्था का जो विकास है वो नहीं हो पाएगा। तो इसलिए एक देश या एक विश्व के लिए एक शांति होना बहुत ज़्यादा अहम भूमिका होती है। तो यही चीज़ थी कि आखिर में इसके किस कारण से इसका निर्माण हुआ था, संयुक्त राष्ट्र के देश की वो विश्व में शांति स्थापित करने के लिए इसका क्या हुआ था, निर्माण हुआ था। ऐसे आप और भी पॉइंट लिख सकते हैं, मैं आपको इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रही हूँ। अगर आप जैसे कि मेरे को टाइम मिला, वैसे तो मेरा थोड़ा बिजी शेड्यूल रहता है, तो अगर मुझे टाइम मिला तो मैं आपको इसकी आंसर प्रोवाइड करवाने की ज़रूर कोशिश करूँगी। तो मैं ट्राई करने की ज़रूर कोशिश करूँगा, आई विल ट्राई। ओके, क्वेश्चन फोर्थ है आपका कि सोवियत संघ के गठन के लिए कौन से कारक जिम्मेदार है। अब जो सोवियत संघ का गठन के कौन कौन से कारण जिम्मेदार हैं। अब एक क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि सोवियत संघ के विघटन, क्या मैंने बोला विघटन के मतलब जो ये खत्म हुआ सोवियत संघ जब आप जानते हैं तो इसके क्या क्या कारण थे, क्या क्या कारण जिम्मेदार थे। तो जैसे कि आप जानते हैं इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं। एक तो जैसे कि इसमें थी कि बढ़िया शिक्षा थी। जब ये था सोवियत संघ, इसके अंदर मतलब ज़्यादा अच्छी से अच्छी वो होने लग गई, अच्छी एजुकेशन होगी तो लोगों को ज़्यादा नॉलेज होगी, लोगों को ज़्यादा नॉलेज होगी तो जो मतलब एक तरीके से अब जो तानाशाही करते हैं तो उन पे लोगों को क्या होगा कि हाँ उनको पता चलेगा कि उनकी जो राइट्स हैं वो ख़त्म हो रहे हैं, तो वो उसके अगेंस्ट क्या करेंगे, आवाज़ उठाएंगे। तो इस कारण से भी हो गया था मतलब सोवियत संघ का विघटन, ना कि गठन। मैं आपको ये वर्ड याद रखना है, विघटन बोल रही हूँ। ओके, मतलब उसका एक तरीके से ख़त्म होना, कैसे सोवियत संघ एक तरीके से ख़त्म हो गया था।
तो और तानाशाही की वजह से, शीत युद्ध की वजह से। शीत युद्ध आपने 12th का फर्स्ट चैप्टर ही है, हमारी जो वर्ल्ड हिस्ट्री थी उसका वर्ल्ड पॉलिटिक्स जो हमने पढ़ी थी उसका फर्स्ट चैप्टर था आपका शीत युद्ध। इसके बाद आपको नॉलेज होगी तो आप इसमें अच्छे से अपना पॉइंट लिख सकते हैं। मीडिया की स्वतंत्रता, जब मीडिया स्वतंत्र रहती है, अब अपने देश में भी आपने देखा था जब हमारे देश में अंग्रेजों का कब्जा था उस टाइम पे, जब मीडिया का प्रेस पे क्या कर देते थे, प्रतिबंध लगा देते थे। बट अगर प्रेस पे प्रतिबंधिता नहीं होती तो जो हमारे लोग हैं ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक हो पाते हैं, इस मीडिया के थ्रू ही तो हो पाते हैं ना। जब मीडिया होती है तो उसी के थ्रू हमें नॉलेज गेन होती है, हाँ हमारे देश में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। तो इसी के कारण कि अच्छे से अगर मीडिया की स्वतंत्रता होगी तो अगर कोई मतलब हमारे अगर देश में कोई अच्छा रूल नहीं हो रहा होगा ऐसी, तो हम उसके विरुद्ध आवाज़ उठा पाएंगे। तो इस कारण से जो सोवियत संघ था क्या हो गया था, विघटन हो गया था। तो मैंने वैसे इसके विघटन के कारण जिम्मेदार विघटन के कारण बता दिया आपको मैंने। अब ऐसी क्वेश्चन 5th आपका नाजीवाद। अब नाजीवाद क्या है, हिटलर से रिलेटेड आपने पढ़ रखा होगा। और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी की भूमिका की विवेचना करनी है आपको। क्वेश्चन 6 आपका, कैसे सैन्यवाद ने जापान को द्वितीय विश्व युद्ध की अग्रसर किया। जो सैन्यवाद था उसने कैसे जापान को जो है, जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था हमारे देश में, आप जानते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, उसके बाद हमारा जो आपको पता होगा जो प्रथम विश्व युद्ध है, मैंने आपको उसका बोला, कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना। और ऐसे हमारा जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हमारा क्या होता है, एक शीत युद्ध हुआ था। क्यों हुआ था, क्योंकि इसके बाद हम एक तरीके से शांति की कामना करते थे। तो इस कारण से ना हमारा वो जो युद्ध था वो शीत युद्ध कहलाया, ना कि अदर युद्ध या तृतीय विश्व युद्ध नहीं कहलाया, वो हमारा शीत युद्ध कहलाया। तो यही चीज़ है कि हमारा क्योंकि देखो युद्ध होता है तो उससे बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, चाहे वो किसी एक देश की अर्थव्यवस्था की नुकसान हो, या चाहे वो पूंजी का नुकसान है, या चाहे वो लोगों का या सैन्य शक्तियों का, किसी भी चीज़ का। युद्ध कभी भी किसी के लिए क्या नहीं होता, एक पॉजिटिव थिंग नहीं हो सकता, वो किसी का भी भला नहीं करता। चाहे अब जैसे इस टाइम पे आप देख रहे हैं कि यूक्रेन और रूस की जो लड़ाई हो रही है उसमें दोनों देशों की हानि हो रही है। ये नहीं कि ओनली यूक्रेन अगर मान लो कि कम पावर वाला है या कम उसका है तो यूक्रेन को ओनली नुकसान हो रहा होगा, उसके साथ साथ रूस को भी नुकसान हो रहा होगा। ऐसा नहीं है ओनली जो कम पावर के जो देश होते हैं उन्हीं को नुकसान होता है, बोथ को ही, जो भी इस लड़ाई में युद्ध में पार्टिसिपेट करता है उन दोनों को नुकसान हो रहा होता है। किसी एक देश को या एक व्यक्ति या किसी को भी नुकसान नहीं होता, दोनों तरफ से नुकसान किया जाता है। इस कारण से कहते हैं कि युद्ध ना ही हो तो ज़्यादा बेस्ट है। तभी वो जो शीत युद्ध था उसको युद्ध की कंडीशन ना हो सके, आपसी विचार मतभेद आपसी विचार कर कर ही हम उस युद्ध को एक तरीके से शांत कर सके, तो उसी कारण से वो शीत युद्ध हुआ था। आपने अच्छे से अगर पढ़ा होगा 12th क्लास में, मैं बता रही हूँ बार बार क्योंकि बेसिक नॉलेज है, मैं आपको इस वीडियो में ज़्यादा नहीं बता पाऊंगी क्योंकि कितनी भी तो ये आपको मैंने मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो प्रोवाइड करवाई है, तो इस वजह से। अब क्वेश्चन 7 आपका, इंडोनेशिया के उपनिवेश विरोधी संघर्षों की विवेचना कीजिए। क्वेश्चन 8 आपका कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूएन का गठन कैसे हुआ। जैसे कि मैंने आपको क्वेश्चन ये बताया अभी था कि जो ये राष्ट्रीय संघ था इसका गठन क्यों, मतलब इसके निर्माण के कारण क्या थे। तो वही चीज़ है, निर्माण के कारण क्या हो सकते हैं, एक तो शांति स्थापित करना है, मेन मकसद क्या हो सकता है, शांति स्थापित करना। अगर नॉर्मली आपसे पूछते हैं कि यूएन है क्यों, मतलब यूएन जो था उसका गठन क्यों किया गया था, क्यों किया गया था, आप नॉर्मली बता सकते हैं 1945 में इसका गठन हुआ था। क्यों किया गया था, शांति स्थापित करने के लिए। तो यही चीज़ें हैं। अब क्वेश्चन 9 है, इसमें आपका ना कभी भी पेपर में एक पैटर्न हमेशा इस टाइप से रहता है। मैंने जितनी भी वीडियो इससे पहले की जो मैंने वीडियो प्रोवाइड कराई थी इकोनॉमिक्स की, उसमें भी आपको मैंने बहुत अच्छे से यही बताया था कि इसमें कभी भी आप आपकी चाहे वो 10 क्वेश्चन दे, 5 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन, जितने भी देते हैं आपको, उसमें इस टाइप के क्वेश्चन तो ज़रूर 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 रहता है। जो ये शॉर्ट नोट वाले होते हैं ये ज़रूर रहता है आपका। और ये कुछ आपका 15 मार्क्स का होता है ना, तो आपको नहीं इस टाइप से डिस्ट्रीब्यूट होते हैं मार्क्स, 7 और एक 8 मार्क्स का हो जाता है, इस टाइप से डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। तो आप इसको आसानी से कर सकते हैं क्योंकि इसमें आपको ना एक मतलब शॉर्ट में इंफॉर्मेशन देनी होती है। मान लो आप मताधिकार आंदोलन क्या है इसके बारे में आपको बताना होगा शॉर्ट नोट में, या वी.आई. लेनिन, या नाजीवाद क्या है, या वी पिकासो क्या है, तो इनके बारे में आपको अच्छे से बताना होगा। तो यही चीज़ें थी आपकी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। और मैं थोड़ा मतलब ट्राई करने की ज़रूर कोशिश करूँगी कि आपको कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, जैसे ये क्वेश्चन हो गया और ये क्वेश्चन हो गया, इनके ऊपर मतलब एक अलग से वीडियो इसके आंसर के मतलब विद आंसर आपको मैं इसका मतलब वो वीडियो प्रोवाइड करवा सकूँ। तो थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, और अगर आपके लिए ज़री सी भी वीडियो हेल्पफुल हो तो लोगों को भी शेयर करें जिससे कि उनकी भी हेल्प हो सके। थैंक यू सो मच इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।